नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर की बात जो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने नामांकन का पर्चा भर दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते उनके नामांकन में काफी कम लोग मौजूद थे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के बाद मधुपुर के शेखपुर स्थित रामलीला मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा को पार्टी के बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश के अलावा प्रदेश स्तर के कई सांसद और विधायक भी संबोधित करेंगे। मधुपुर में बीजेपी का मुकाबला झामुमो से होगा। झामुमो ने यहां से हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को उम्मीदवार बनाया है। मंत्री हफीजुल ने 25 मार्च को अपना नामांकन दाखिल किया है। यहां पर 17 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज आखिरी दिन था नामांकन का मधुपुर उपचुनाव को लेकर और आज गंगा नारायण सिंह बीजेपी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनका मुकाबला हफीजुल हसन से है जो दिवंगत झामुमो मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं और हफीजुल हसन खुद इस वक्त झारखंड में मंत्री पद पर है, लेकिन बिना कोई चुनाव जीते हुए भी। तो उनके लिए ये चुनाव जीतना बेहद अहम, तभी वो अपने मंत्री पद को बचा पाएंगे। दूसरी तरफ गंगा नारायण को उतारकर बीजेपी ने भी एक बड़ा दांव खेला है। गंगा नारायण पिछली बार आजसू के टिकट पर चुनाव में उतरे थे और आजसू बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। ऐसे में दोनों वोट बैंक के एक होने पर कड़ी टक्कर मिल सकती है हफीजुल हसन को। जैसे खेती में ऋतुराज हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतुराज, कितना कड़ा मुकाबला माना जाए, क्योंकि गंगा नारायण आजसू से पाला बदलकर बीजेपी में आ गए हैं और अब यह कहा जा रहा है कि आजसू और बीजेपी का वोट बैंक जो एक साथ हो जाए तो कड़ी टक्कर हफीजुल हसन को मिल सकती है। देखिए, गंगा नारायण का अगर राजनीतिक करियर देखा तो 2009 में चुनाव इन्होंने पहली बार जीता था, 2014 में नहीं लड़े और फिर 2019 में ये आजसू के टिकट पे चुनाव लड़े थे, जिसमें उनको लगभग 40,000 वोट आया था, जो भाजपा उम्मीदवार को हराने के लिए काफी था। यही कारण है कि इनके वोट जितना काटे थे तो हाजी हुसैन अंसारी को जीत मिली थी और वो मंत्री बने थे। उनके निधन के बाद उनके बेटा को बनाया गया, विधायक बनाया, मंत्री बना दिया और आज उन्होंने नामांकन जो है जो 4 पेज में फाइल किया है और एसडीओ कार्यालय के बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और वो नामांकन दाखिल करने के बाद जब हम मीडिया से रूबरू हुए तो अपनी जीत का दावा किया और क्षेत्र में विकास का मुद्दा को लेकर वो मैदान में फिलहाल वो एसडीओ कार्यालय में नामांकन दर्ज करने के बाद वो जो जनसभा है वहाँ की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और 20-25 मिनट में वो जनसभा में शामिल होंगे। और जनसभा में दीपक प्रकाश जी मौजूद हैं, बाबूलाल मरांडी जी मौजूद हैं, उत्तर सांसद और विधायक मौजूद है, रणधीर सिंह विधायक है, सांसद निशांत जी भी हैं। अभी ऋतुराज, कहा जा रहा था कि नामांकन में बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आया। कोरोना गाइडलाइन को लेकर कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ, लेकिन अभी जब सभा होगी तमाम लोग तो मौजूद होंगे वहाँ। जी, अभी जो जनसभा है वहाँ सारे मौजूद है, क्योंकि जो कोरोना गाइडलाइन और जो चुनाव आयोग का निर्देश था कि कैंडिडेट के साथ सिर्फ 2 व्यक्ति ही अंदर प्रवेश कर सके। तो ऐसे में जो उनके जो प्रस्तावक है और एक वकील है उनके वो सिर्फ अंदर गए हैं। बाकी जो है तो 100 मीटर जो कार्यालय है जो जहाँ धारे तो 100 मीटर की दूरी से ही बाहर में थे, तो अब कड़ी धूप है। तो ऐसे में जो जनसभा है वहाँ पे जो जनसभा उभरी है तो उनको संबोधन करने के लिए जो भी नेता है तो उनको सुनने के लिए वो लोग मंच पे चले गए जितने बड़े नेता है, ताकि जो भीड़ है वो वहां नहीं पहुंचकर यहाँ आ जाए। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवघर के मधुपुर में उपचुनाव होना है और इसका रण जो है पूरी तरह से सज गया है। आज बीजेपी के उम्मीदवार गंगा नारायण ने अपना नामांकन दाखिल किया। आज आखिरी दिन था नामांकन का और उनका मुकाबला जेएमएम के हफीजुल हसन से है जो दिवंगत झामुमो के प्रदेश के मंत्री जो थे हाजी हुसैन अंसारी उनके बेटे हैं। तो कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका। और देखिए, कुल मतदाताओं की बात करें मधुपुर की तो मधुपुर में कुल मतदाताओं की संख्या जो है 3,21,193 है। इनमें से 1,69,754 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,51,439 महिला मतदाता। तो 487 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मधुपुर के जातिगत समीकरण की अब बात करते हैं तो जातिगत समीकरण क्या है। देखिए,
मुस्लिम यहाँ 94,000 की आबादी इनकी है, जबकि 55,000 जो है दलित मतदाता यहाँ मौजूद है। इसके अलावा आदिवासी मतदाता भी हैं और आदिवासी मतदाता की जो संख्या है वो 40,000 है। इसके अलावा देखिए ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, वैश्य मतदाताओं की संख्या भी है यहाँ पर और इनकी संख्या 1,32,000 है। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं हैं जिनका जनता सामना भी कर रही है। इनमें पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, सिंचाई, इसके अलावा भी समस्याएं जैसे रोजगार की समस्या है, शिक्षा की कमी है और पलायन जो सबसे बड़ी समस्या है। तमाम समस्याएं यहां मुंह बाए खड़ी हैं और इन पर वोट करेंगे लोग। और अब आपको बताते हैं मधुपुर में कब कब किसका कब्जा रहा है। तो देखिए 1985 और 1990 में कांग्रेस के कृष्णानंद झा यहां से जीते थे। पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 1995 और 2000 में जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी ने यहां जीत हासिल की। इसके बाद देखिए 2005 में बीजेपी के राज पालीवाल विजयी रहे हैं, लेकिन इसके बाद 2009 में जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी ने यहां से फिर जीत हासिल की। और देखिए फिर 2014 में बीजेपी के राज पालीवाल दोबारा यहां से विजयी हुए, लेकिन इसके बाद 2019 में जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी ने उनकी बाजी पलट दी, उनको यहां से जीत मिली। और बात पुलिस को मिली कामयाबी की। रांची का अरगोड़ा थाना क्षेत्र में सोना कारोबारी से लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस लूटकांड में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 26 मार्च को अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर हरमू रोड इलाके में इस घटना को अंजाम दिया था। घटना के दौरान कारोबारी 500 ग्राम सोना कोलकाता से लेकर रांची पहुंचे थे और वो अपने घर विद्यानगर जा रहे थे। इस दौरान पहले से घात लगा अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। लूटकांड के बाद पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अपराधियों की पहचान हो गई, जिसके बाद सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक बड़ी और अहम खबर जमशेदपुर से भी आ रही है, जहां एक बार फिर से कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 50 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक मरीज की मौत की भी खबर आई है। एक साथ इतने पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। संपर्क में आए लोगों की जांच कराई जा रही है। हालांकि उपायुक्त ने पूरे जिले को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। फिलहाल जमशेदपुर में कुल कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 270 हो गई है। तो झारखंड में कोरोना लगातार लोगों को डरा रहा है, लेकिन लोग अलर्ट नहीं हो रहे हैं। राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में होली के बाद लोगों का आना जाना जारी है। लोग कोरोना संक्रमण को लेकर अभी भी जागरूक नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात अगर सोशल डिस्टेंसिंग की करें तो मास्क लगाने से भी लोग परहेज कर रहे हैं। लोग इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। खादगड़ा बस स्टैंड में लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। इस वक्त हम रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में हैं और अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखें तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से लोग लापरवाही करते हैं, किस तरह से लोगों को हाथों में मास्क होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो वो मास्क जहां होना चाहिए प्रॉपर वो वहां नहीं होता है, वो ठुड्डी तक चला आता है और जो संक्रमण की बात हम कहते हैं वो रुक नहीं सकता। माता जी आप ये मास्क नहीं पहनी है? हमको अकबकी लगता है काके नहीं पहनते हैं। लेकिन ऐसे में तो आप बीमार पड़ जाएंगे। नहीं बीमार पड़ेंगे क्या आप पहनी, आपको क्या पता है ये क्यों पहनी है आप? दूसरा हवा ना लगे, किसी से बोले तो मेरा मुंह का हवा वहाँ ना जाए। और ये दीदी को नहीं बता रही? नहीं, वो बोली कि हम रुमाल बांधते हैं। जैसे मेरे पास पहुंची तो हम पूछे तुम मास्क क्यों नहीं पहनी, तो अकबकी लगता है तो हम रुमाल बांधते हैं। लोग जब बस के अंदर यात्री आते हैं आप लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइजर? जी हाँ सर, जितने भी सवारी आते हैं सबको हम लोग बोलते हैं और जिसके पास नहीं रहता तो हम लोग उसको उपलब्ध भी कराते हैं। अच्छा, आप लोग बस में रखते हैं? जी। उसके वजह में तो कोई पैसा नहीं लेते? नहीं। क्या बसों में व्यवस्था है? बस में आप लोग व्यवस्था किए हैं अगर यात्री के पास मास्क ना हो तो? मास्क भी है, सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं और शुरू से अभी तो सोशल वाला नहीं है, नहीं तो हम लोग हर व्यवस्था रखे हुए हैं यहाँ पर। बस में भी है और जितना भी काउंटर खुला हुआ है स्टैंड में, हर काउंटर में आपको सैनिटाइजर, मास्क सब जगह मिलेगा। अच्छा, यहाँ अभी कुछ दिन पहले तक कैंप भी लग रहा था टेस्ट वाला, वो बंद हो गया?
अभी दो दिन पहले बंद हुई, ऐसे चेक हो रही थी 2 दिन बंद है अभी। झारखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है। आम लोगों की बात तो छोड़िए, नेता भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने पहरा गांव में ग्रामीणों के साथ होली मनाई, लेकिन इस दौरान वो अपने पिता योगेंद्र साहू की ओर से शुरू किए गए मटका फोड़ कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन वो ना तो खुद मास्क पहनी हुई नजर आई, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती दिखी। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोग भी मौजूद थे जो कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे थे। इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। सत्ताधारी दल के विधायकों और आम जनता के लिए कानून की अलग अलग परिभाषा है, तभी राज्य सरकार ने सब तरीके से सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर प्रतिबंध लगा रखा आम जनता के लिए। लेकिन सरकार को समर्थन कर रही कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद जी सार्वजनिक रूप से होली मनाती हैं। सैकड़ों लोगों के साथ वो होली का जश्न मनाते दिखती हैं। ये सुबह की घटना होती है, लेकिन देर रात तक प्रशासन की ओर से कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता। तो ये साफ दिखाता है सरकार में एक ही कानून को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कानून की नजर में सब बराबर है, इसलिए अगर किसी ने भी कानून को तोड़ा है तो उसके खिलाफ अविलंब मामला दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर दुमका से आ रही है, जहां सदर अनुमंडल के जरमुंडी प्रखंड के तालझारी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और नर्स की लापरवाही से कई जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर हो गई। सरकार की ओर से आम लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में दवाइयां मुहैया कराई गई थी, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में रखी ही ये दवाइयां एक्सपायर हो गई। जीवन रक्षक दवाइयां हैं, अगर समय पर इसका वितरण होता तो केंद्र में ये दवाइयां एक्सपायर नहीं होती। दवाओं की हालत पर जब हमने एएनएम पूजा से सवाल किया तो उन्होंने कहा केंद्र का प्रभार जिस एएनएम के पास है वो डेपुटेशन पर है। तो हमको उसका नॉलेज नहीं था। तो वो पढ़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पढ़ा कैसे रहेगा? अब जैसे आप देखे हैं अभी हटवा देंगे वहाँ से। तो मतलब हम देखें तो हटवा देंगे, उसके पहले क्यों नहीं हटवाया? हम नहीं देखे थे। झारखंड मंत्रालय में होली की खुमारी का असर भी देखने को मिल रहा है। होली के दूसरे दिन झारखंड मंत्रालय में सन्नाटा पसरा है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को छोड़कर कोई दूसरा बड़ा अधिकारी दफ्तर नहीं पहुंचा। कार्यालय के अंदर की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सरकारी छुट्टी नहीं होने के बावजूद भी नजारा छुट्टी वाला दिख रहा है। झारखंड मंत्रालय का जायजा लिया सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड मंत्रालय में होली के दूसरे दिन पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। मेरे ठीक पीछे जहां अधिकारियों के, सचिव स्तर के अधिकारियों की अगर हम बात करें, गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिलती है। अमूमन अगर आप आएं तो यहाँ आपको गाड़ियों की ये कतार देखने को जरूर मिल जाएगी, लेकिन आज पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और अगर आप पूरी दूर तक देखें कोई भी अधिकारी की गाड़ी यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जरूर पहुंचे हैं, लेकिन अंदर जो कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी होली के दूसरे दिन नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि सरकारी कार्यालय खुला हुआ है। मतलब होली की खुमारी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो लोग समय पर आ जाने चाहिए थे, जो लोग काम के लिए पहले से जिनका समय निर्धारित है, कर्मचारियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, कोई भी अपने दफ्तर में अब तक नहीं पहुंच पाया है। और ये हमेशा ही देखने को मिलता है जब छुट्टी के दूसरे दिन कर्मचारी हों या अधिकारी हों या सचिव स्तर के अधिकारी हों, डायरेक्टर हों, वो कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। और तब सवाल उठता है कि एक दिन की छुट्टी के बाद दूसरे दिन का ये नज़ारा कितने दिनों तक देखने को मिलेगा और ये कहाँ तक जायज है। हालांकि ये होली की खुमारी है और होली की खुमारी का ये तस्वीर है झारखंड मंत्रालय की। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। धनबाद के स्टील गेट सरायढेला सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 40 दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं मंडी में गैस रिफिलिंग की दुकान होने की वजह से 5 सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ, जिससे आग तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना में करीब 30 से 40 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। होली की वजह से दुकानें बंद थी और आग की लपटें उठने से लोगों को इसकी जानकारी। भयानक लगा जी, वहाँ और सिलेंडर में फटेगा और बिल्डिंग हिल रहा है। चलिए कसम से।
और देखिए, गर्मी आते ही लातेहार के जंगलों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आने लगी। आग के कारण छोटे पौधे को नुकसान हो रहा है, कीमती लकड़ियां जो है जलकर राख हो जा रही हैं। आग के कारण जानवरों को भी परेशानी हो रही है। उसके बाद भी वन विभाग सजग नहीं है। लातेहार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी विकास तिवारी। लातेहार जिले के विभिन्न जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है और जंगल जो है सो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आग के चपेट में आ रहे हैं और काफ़ी नुकसान हो रहा है, परंतु वन विभाग इसमें कुछ खासा एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। देखने से यह प्रतीत होता है कि जंगल में कितना भीषण आग लग रही है, कितने पेड़ पौधे और जीव जंतु को नुकसान हो रहा है, परंतु वन विभाग की टीम है इस पर सीरियस नज़र नहीं आ रही है। हालांकि अगर यही हालत रहा तो काफ़ी जल्दी ही जंगलों को बड़ा नुकसान होने वाला है। धनबाद के बहियारडीह वन विभाग कार्यालय के सामने जंगल में आग लग गई। इस आग ने वन विभाग के ऑफिस को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद ना तो वन विभाग के अधिकारी और ना ही वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। किसी तरह से ग्रामीणों ने ही आग पर काबू पाने की कोशिश की। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो वन विभाग के ऑफिस के पास लगी आग पर काबू पाया गया। अभी भी कुछ एरिया में यहां आग लगी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मियों पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। और अब बात जानलेवा नालों की। रांची के कई इलाकों में खतरनाक और जानलेवा खुले नाले हैं जो अब तक कई लोगों की जान तक ले चुके हैं। उसके बाद भी सरकार और निगम की नींद नहीं टूटी। खुले नाले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को और निगम को फटकार भी लगाया है। राजधानी रांची में कई गहरे और खतरनाक नाले हैं जो खुले हैं। नाले में गिरने के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग हर साल घायल हो जाते हैं। हर घटना के बाद इसे ठीक और ढकने की बात होती है, लेकिन उसके बाद नगर निगम और नगर विकास विभाग भूल जाता है। लेकिन इस बार दावा है कि जल्द ही खराब नालों को ढकने का टेंडर कर दिया जाएगा। नालों को लेकर जो प्रस्ताव जिसका एस्टीमेट प्रिपेयर किया गया था वो विभाग को भेजा गया था। विभाग का अनुमोदन प्राप्त हो गया है और 2 से 3 दिनों के भीतर जो स्वीकृत योजना है खतरनाक नालों की, क्योंकि रांची में बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे नाले हैं, उसको भी हम लोग मैप कर रहे हैं और मैप करके जो है उसको भी कंसल्टेंट के थ्रू उसका प्रस्ताव हम लोग बना रहे हैं। अपर बाजार के बकरी बाजार, रांची एक्सप्रेस, गली चुनकी टोला समेत कई इलाकों में खतरनाक नाले हैं। खोरहा टोली में पिछले साल एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी, जिसे लेकर हंगामा भी हुआ था, लेकिन निगम और सरकार इस बार समय से सचेत नहीं हुआ था। ऐसे में फिर से हादसे की आशंका जताई जा रही है। सैकड़ों खतरनाक नाले ऐसे हैं कि बरसात के दिनों में जल और नाला दोनों बराबर पट जाने के परिणाम स्वरूप लोगों को ये नजर नहीं आता है कौन नाला है और कौन रोड है। इसमें भारी से भारी एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जा रहा है। निश्चित रूप से सभी खतरनाक नाले को 15वां वित्त आयोग के पैसा से मरम्मत के साथ साथ उसका ढकने का भी कार्य होना चाहिए। हाईकोर्ट का निर्देश कुछ सीमित नालों के लिए दिया गया है, जिसके संबंध में 5-5.5 करोड़ रुपए का टेंडर भी हुआ है और उस नाला का मरम्मत कार्य और उसको ढकने की भी काम किया जाएगा। अपर बाजार स्थित खतरनाक नालों की स्थिति से लोग चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि इन नालों की वजह से काफी परेशानी होती है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बरसात में एकदम यहाँ पूरा कीचड़, चलने लायक जगह नहीं रहता आदमी का, पैदल भी लोग नहीं चल सकता है और थोड़ा सा बरसात होता है तो मान लीजिए नदी का रूप धारण कर लेता है। एकदम रोड और नाला सब एक हो जाए, पूरा नदी का रूप धारण कर लेता है। रांची शहर की बनावट कई जगहों पर ऊंची है, जिसकी वजह से छोटे नाले भी बरसात के समय भयानक रूप ले लेते हैं। ऐसे में सड़कों पर नाले का पानी बहने लगता है, जिससे कई जगहों पर नाले और सड़क में अंतर ही लोगों को समझ में नहीं आता है, जिससे हादसे होते रहते हैं। अब देखना होगा कि कब तक इन नालों को ढका जाता है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड मुख्यालय के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय के छात्र और शिक्षक पानी को लेकर परेशान हैं। स्कूल में लाखों रुपए खर्च कर जल मीनार बनाया गया, लेकिन ये 1.5 साल से खराब पड़ा है। प्यास बुझाने के लिए
ये बस दिखावा का बनकर रह गया। कई बार शिक्षकों ने चालू कराने को लेकर विभाग को खत भी लिखा, लेकिन फिर भी इसका कोई असर विभाग पर नहीं पड़ा। मजबूरन शिक्षकों को दूसरी जगह से पानी ढो कर लाना पड़ता है। सोलर वाली टंकी खराब पड़ा हुआ है। इस संबंध में दिल्ली, रांची, पाकुड़ जिला में जो संबंधित इंजीनियर साहब हैं उन सबको सूचित किए हैं। स्थानीय अपना शिक्षा पदाधिकारी को भी, बीडीओ साहब को भी खबर किए हुए हैं, पिटीशन दिए हुए हैं, लेकिन आज तक यह नहीं हो पाया। और विगत 15 दिन से जब भी स्कूल खुलता है तो बिजली ही नहीं रहती है। इधर सिमडेगा में 3 अप्रैल से शुरू होने वाली महिला जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता की तैयारी में खिलाड़ी जुटे हुए हैं। महिला खिलाड़ी जो है दिन रात अभ्यास कर रही हैं ताकि सब जूनियर महिला हॉकी में हार का बदला लिया जा सके। स्टेडियम में खिलाड़ियों का हौसला देखते ही बनता है। इस आयोजन को लेकर कोलेबिरा के पूर्व विधायक बसंत कुमार लुंगा प्रैक्टिस स्टेडियम एसएस बालिका स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा से जीत कर आए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। सिमडेगा के सरजमीन पर और गांव स्तर पर इन्हें खेलने की सुविधा मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ इन्हें पढ़ने के लिए भी इनका समुचित व्यवस्था किया जाए। पठन पाठन का कार्य बाधित ना हो और पढ़ने के साथ साथ ये अपना अच्छा प्रैक्टिस कर सकें। और हम आशा करते हैं कि ये एक दिन हमारे देश के लिए खेलेंगे और ओलंपिक से स्वर्ण लेके आएंगे। हम ऐसा कामना करते हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।